नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज मैं अरीशा के इस नावल की सेकंड और लास्ट एपिसोड को पढ़ने जा रही हूँ। सॉरी, नावल नेम बहुत लंबा था और लेंथी था और मुझे नहीं पता कि उसका नाम मतलब थोड़ा सा लंबा है ना, तो मैं अब पीछे जाकर देखना पड़ेगा कि उसका नाम क्या है, तो मैं भूल चुकी हूँ। सो मैं अब वो नहीं देखना चाह रही। आप लोगों को पता ही है कि ये कौन सा नाम है और किस तरह का नाम है। तो खैर अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। माजी में ऐसा क्या हुआ था कि वो इतने उससे बदज़न है, और जितना वो उससे ज़्यादा मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लगता तो नहीं था कि वो ऐसे उसको छोड़ देगा। मतलब हैरत हो रही है मुझे। खैर गलत फहमियाँ हो जाती हैं, तो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो कुछ, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ हो। तो देखते हैं, मैं भी देखती हूँ और आप लोग भी देखिए कि ऐसा क्या हुआ जो वो इर्तिज़ा इतना मजबूर हो गया, या वो मतलब उसने ऐसा क्या कर दिया जो दोनों अलग हो गया। हालांकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दोनों बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की। आप लोगों को भी पसंद आ रही होगी, मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। तो बताइएगा मुझे बाद में जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस एपिसोड को। थोड़ी देर के बाद वो काले रंग के सादा सूट में बाहर आई। इस सादगी में भी वो कमाल थी। इर्तिज़ा उसके बेड पर आराम से लेटा हुआ था। शानी, मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ तुम उससे दूर रहो, जहर लगता है वो मुझे। तुम कुछ दिन कॉलेज से छुट्टी ले लो, जब वो आदमी चला जाएगा तब फिर से ज्वाइन कर लेना। वैसे भी शादी की छुट्टियां ले ही रही हो तुम। इर्तिज़ा ने नॉर्मल से अंदाज में समझाया। उसने अपने लहजे को किसी भी किस्म के शक से पाक रखा था। उसकी शानी ऐसी नहीं थी जैसी किंजा और मिसेस एहसन कहती थी। उसकी शानी बहुत मासूम थी। वो किसी की भी बातों में आ सकती थी, किसी के दो मीठे बोल शानी के नाजुक दिल के साथ खेल सकते थे। इर्तिज़ा, कल मेरा शो था, शानी ने समझाने की कोशिश की। उसके बाद जितने भी शो होंगे तुम सब में हिस्सा लेना, इसको छोड़ दो। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी कल तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है। कल हमारी मेहंदी है, सारा दिन खुश रहो। ये परफॉर्मेंस शो वगैरह के झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है तुम्हें। इर्तिज़ा, आपको मुझ पर भरोसा है ना? जाने क्यों शानी ने उससे ये सवाल पूछा। शायद उसकी रोक टोक शानी को ये पूछने पर मजबूर कर रही थी। ऑफ कोर्स मेरी जान, मुझे तुम पर भरोसा है, खुद से ज़्यादा भरोसा है। इर्तिज़ा, गलत हो सकता है लेकिन इर्तिज़ा की शानी कभी गलत नहीं हो सकती, वो यकीन से बोला। आप हमेशा मेरा यकीन कीजिएगा, वो उसके सीने पर सर रखकर बोली। तुम तो मेरी जान हो, तुम पर यकीन नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा? इर्तिज़ा ने उसके गिर्द हसार तंग करते हुए कहा। तभी बाहर का दरवाज़ा खुला और किंजा अंदर दाखिल हुई। उन्हें एक दूसरे के इतने करीब देखकर गुस्से और जलन से सुर्ख हो गई। उसके इस तरह से किसी कमरे में आने पर वो दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए थे। आई एम सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई, किंजा ने खुद को संभालते हुए कहा। नहीं, तुम ठीक वक्त पर आई हो, मैं जा रहा हूँ, बस इतना कहकर इर्तिज़ा बाहर निकल गया, जबकि शानी नज़रें झुकाए खड़ी थी। किंजा ने अब तक जो भी प्लान बनाया सब फेल हो चुका था। उसने जो सोचा था सब कुछ गलत था। इर्तिज़ा शानी में सब कुछ ठीक था। सुबह सवेरे ही वो अपनी मेहंदी का ड्रेस और सारा सामान पैक कर चुकी थी। किंजा, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? इर्तिज़ा को शक तो नहीं होगा ना? ये जो तुम इतना डरती हो ना, इसी वजह से वो तुम्हारे सर पर चढ़ा हुआ है। इतना मत डरा करो, कुछ नहीं होगा। अब तुम बाहर आओ। किंजा उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी, जहाँ मेहमानों के साथ वो बैठा नजर आया। तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। कहाँ जा रही है मतलब? पार्लर जा रही है, और कहाँ जाएंगी? मेहंदी की दुल्हन है, कोई मजाक थोड़ी है, किंजा कॉन्फिडेंट से बोली। इतनी सुबह सुबह कौन से पार्लर जा रही हो तुम लोग? इर्तिज़ा ने पूछा। जहाँ अपॉइंट लिया है वहाँ जा रहे हैं। आप भी ना इर्तिज़ा, खड़े होकर औरतों की तरह सवाल पूछ रहे हैं। हम लेट हो जाएंगे, पार्लर में थोड़ी बुकिंग्स नहीं होती, किंजा ने कहा। आओ मैं तुम लोगों को छोड़ आता हूँ, वो गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, जबकि उसकी बात सुनकर शानी के हाथ पैर फूल गए थे। इर्तिज़ा बेटा, यहाँ आओ, मेरी थोड़ी मदद करो। और लड़कियों, तुम लोग अभी तक पार्लर नहीं गई, नानू ने अनवक्त पर आकर कहा। किंजा और शानी दोनों के सांस में सांस आई थी, पर बिना इर्तिज़ा की तरफ देखे बाहर की तरफ निकल गई। जब इर्तिज़ा उनके पीछे आया, ड्राइवर को हदायत देने लगा। शानी ने जाने से पहले स्माइल पास की, जबकि सबसे नज़र बचा उसने फ्लाइंग किस की, जो किंजा की नज़रों से न छुप पाए। शानी शर्मा दी। बना लो खुशियाँ शानी बीबी, आज तुम्हारी खुशियों का आखिरी दिन है। वो लोग कॉलेज में पहुंचे। तंजील ने खुदा का शुक्र अदा किया और उसे फ़ौरन तैयार होने के लिए कहा, और ख़ुद तैयार होने चला गया। प्रैक्टिस बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उसे शानी पर यकीन था कि वो अच्छा करेगी, जबकि शानी अंदर से बहुत डरी हुई थी। उसे इर्तिज़ा का भी डर था, अगर उसे पता चल जाता तो क्या होता, लेकिन इसके बावजूद उसने बहुत कॉन्फिडेंस से आखिरी बार प्रैक्टिस की थी। शो थोड़ी देर में शुरू होने वाला था। किंजा ने उसे यकीन दिलाया कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तुम आराम से अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, बस अगले 10 मिनट में परफॉर्मेंस शुरू होने वाली थी।
इर्तिज़ा सारे काम अपने हाथ से कर रहा था, उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए था और सब कुछ ही परफेक्ट हो रहा था। उसने 2-3 बार शानी को फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। वो इस मेहंदी की दुल्हन के रूप में सबसे पहले देखना चाहता था और उसके हिसाब से ये सिर्फ उसी का हक था। लेकिन मुसलसल कई बार फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन बंद ही गया। उसे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल करके वो एक बार फिर से काम में मगन हो गया। परफॉर्मेंस शुरू हो गई और तंजील की सोच के ऐन मुताबिक शानी ने बिना नर्वस हुए बहुत कॉन्फिडेंट से परफॉर्म किया। सब लोग शानी की अदाकारी को बहुत पसंद कर रहे थे और तालियां सीटियां पूरे हॉल में गूंजने लगी, जबकि किंजा उनसे दूर खड़ी अपने मोबाइल में उन दोनों की नज़दीकियों को महफूज कर रही थी। परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई तो हॉल में तालियों की आवाज़ गूंज उठी। वक्त पर ध्यान दिया तो दोपहर के 2:30 बज रहे थे। उसे अब जल्दी जल्दी पार्लर के लिए निकलना था। वो जल्दी से अपना सामान लेने ड्रेसिंग रूम में आई। किंजा ने उसके पीछे आकर उसको मुबारकबाद देते हुए उसे जूस का गिलास थमाया। ये लो, काफ़ी थकी हुई लग रही हो, पियो इसे। किंजा को अपनी फिक्र करते देखकर शानी बेख्तियार मुस्कुराई। कितनी प्यारी थी उसकी दोस्त। उसने जूस का गिलास खाली किया और अपना सामान लेने के लिए ड्रेसिंग रूम में आई, लेकिन यहाँ आते उसका सर चकराने लगा। क्या हुआ शानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? किंजा ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, पर सर घूम रहा है, शानी ने बताया। तुम ऐसा करो, सुबह वाली ड्रेस पहनने से बेहतर है कि तुम मेहंदी वाली ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। गाड़ी हमारी अपनी है, मैं खुद ही तुम्हें तैयार कर देती हूँ। मुझे तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। ये ना हो कि पार्लर जाते हो मज़ीद ख़राब हो जाए और फिर अगर इर्तिज़ा को पता चल गया तो और मसाइल खड़े हो जाएंगे। किंजा के कहने पर उसने इसरार में गर्दन हिलाई। किंजा मेकअप वगैरह बहुत अच्छा कर लेती थी। उसी लम्हे शानी भी फ़ौरन मान गई। किंजा तुम कितनी अच्छी हो, हर बार मेरी मदद करती हो, उसने किंजा को गले लगाते हुए कहा, जबकि उसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था। किंजा ने उसे ज़बरदस्ती ड्रेस देकर चेंज करने के लिए कहा। कुछ देर में ड्रेस चेंज करके ड्रेसिंग रूम में वापस आई जहाँ अंधेरा था। सुनो शानी, लगता है लाइट चली गई, तुम यहाँ बैठो, मैं चेक करके आती हूँ। वो ऐसे कुर्सी पर बिठाकर बाहर जाने लगी। किंजा हाथों में पिज़्ज़ा और केचप की बोतल लिए जा रही थी कि अचानक सामने से आती तंजील से टकराई। बोतल जो न जाने कैसे खुली हुई थी तंजील की सारी शर्ट गंदी कर गई। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला, मैं ध्यान में नहीं थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो घबरा कर पीछे हुई। इट्स ओके किंजा, कोई बात नहीं। उसे नागवार नज़रों से देखता आगे जाने लगा, क्योंकि जिस दिन से उसने झूठ बोला था कि शानी उससे प्यार करती, उस दिन से वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। ऐसे कैसे सर, ये मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, आई एम सॉरी। वो टिश्यू से उसकी शर्ट साफ़ करने लगी। किंजा कोई बात नहीं, तंजील ने उसका हाथ हटाया। नहीं सर, प्लीज़ आप अपनी शर्ट मुझे दें, मैं अभी आपको वॉश करके देती हूँ। देखिए मेरी गलती की वजह से ये हुआ है, प्लीज़ आप इस तरह से गंदी शर्ट के साथ बाहर मत जाइएगा, प्लीज़ सर। किंजा मिन्नतें करने लगे तो मजबूरन तंजील को उसकी बात माननी पड़ी। आप ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठिए, मैं अभी शर्ट धो लाती हूँ। तंजील ड्रेसिंग रूम में आया था तो अंदर अंधेरा था। उसने अपनी शर्ट उतार के किंजा को दे दी, लेकिन अगले ही पल उसे जैसे एहसास हुआ कि इस कमरे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई तो कुर्सी पर नीम बेहोश हालत में शानी पड़ी थी। शानी, आपकी तबीयत तो ठीक है? उसके करीब आकर पूछने लगा। उसे 2-3 बार उसका गाल थपथपाया। शानी ने ज़रा सी आंखें खोली। इर्तिज़ा, शायद वो नींद में बोल रही थी। नहीं मैं इर्तिज़ा नहीं हूँ, आप यहाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? उस पर झुका पूछने लगा। अगले ही लम्हे दरवाज़ा धड़ाम से खुला और लाइट आ गई। तंजील ने बेख्तियार दरवाजे की तरफ देखा जहाँ दरवाजे के बीचों बीच इर्तिज़ा खड़ा था। उसने एक नज़र तंजील को देखा जो बिना शर्ट के उसकी शानी के इतने करीब खड़ा था और शानी का दुपट्टा उसे काफ़ी फासले पर पड़ा था। बिना दुपट्टे के वो कभी उसके सामने नहीं आई थी और यहाँ डीप नेक गले में किसी और के सामने पड़ी थी। इर्तिज़ा, शानी दरवाजे की तरफ देखती बुड़बुड़ाए, जबकि तंजील को अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तंजील उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा था, जबकि इर्तिज़ा ने हाथ उठाकर उसे कुछ भी बोलने से बाज रखा और लंबे लंबे डग पड़ता वहाँ से निकल गया। वो घर नहीं गया था, वो बेमकसद सड़क पर गाड़ी दोहराता रहा। उसकी शानी किसी और के इतने करीब, वो मंजर उसकी आंखों से हट ही नहीं रहा था। उसकी शानी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो उस पर भरोसा करता है, किसी की बात नहीं मानता, कोई उसकी शानी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता, कोई उसके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन आज जो उसने देखा, उसने अपनी आंखों से अपनी शानी को तंजील के इतने करीब देखा। उसकी बेबी किसी दूसरे मर्द के साथ, ये सोच ही इर्तिज़ा को हिला गई थी। बार बार वो मंजर उसकी आंखों के सामने आता। फुल स्पीड में चलती गाड़ी कहीं बार दूसरी गाड़ी से टकराते हुए बची। वक्त गुजर रहा था, कोई नहीं जानता तो वह शाम के 3 बजे के करीब उसके कॉलेज में आया था। किंजा ने फ़ोन करके उसे बताया था कि जिसकी तुम तारीफ़ें करते हो, जिसके किरदार की गवाही देते हो, आकर देख लो उसके करतूत। उसका दिल चाहा वो धाड़े मार मार के रो। उसकी शानी किसी और के साथ। इर्तिज़ा का दिमाग अब तक उस दुपट्टे में अटका था जो शानी से कुछ फासले पर पड़ा था। उसके 1000 बार मना करने के बावजूद शानी क्यों जाती थी कॉलेज? शानी क्यों उदास सी शादी थे? वो क्यों खुश नहीं थी उसके साथ? आज उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, क्योंकि उसकी शानी उसकी थी ही नहीं। वो जिससे जुनून की हद तक मोहब्बत करता था वो तो किसी और की थी। उसका दिल चाहा कि उस तंजील को जान से मार दे, लेकिन उसे बिना कुछ कहे वो लौट आया। उसमें किसी से बात करने की हिम्मत ना थी। फ़ोन बार बार बजकर बंद हो रहा था।
उसे फ़ोन करने वाला कौन था ये जानना उसने ज़रूरी ना समझा। रात के 11:30 बजे थे और इर्तिज़ा हैदर आज अपनी मेहंदी की रात अपनी मोहब्बत का सोग मना रहा था। वो लंदन में घर वालों से छुपकर शराब पीने लगा था, लेकिन बाद में किसी पर कभी जाहिर ना होने दी थी। न जाने कब से उसे ये आदत लग गई, वो कब उसका आदी हुआ ये खुद भी नहीं जानता था। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद उसने ये काम छोड़ दिया था और आज फिर उसने ये हराम काम किया था। वो कितनी पी चुका था और किस हद तक नशा उस पर सवार था, सामने खड़ा वेटर समझ नहीं पा रहा था। बस वो उसे हैंडल कर दे रहा था और इर्तिज़ा ये कड़वा मशरूब अपने अंदर उतारता चला गया। इर्तिज़ा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज़ घर चलिए। किंजा जाने कब से उसके पास आई और उसके पास कैसे पहुंची ना तो वो जानता था और ना ही जानना ज़रूरी समझता था। जबकि किंजा ने उसके मोबाइल पर लोकेशन ट्रेस की थी। उसने किंजा को धक्का मार के खुद से दूर किया, लेकिन वो हार नहीं मानी। किंजा बड़ी मुश्किल से उसे उसी होटल के एक कमरे में ले आए जहाँ उसने अपना मकसद पूरा करना था। सुबह इर्तिज़ा की आंख खुली तो उसे दबी सिसकियों की आवाज़ आई। उसने चारों तरफ कमरे में देखा, जहाँ एक कोने में किंजा बैठी रो रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि उसके साथ क्या हुआ। किंजा, ये सब कुछ क्या है? किसने किया है तुम्हारे साथ ऐसा? इर्तिज़ा तेज़ी से उसकी तरफ आया। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मेरी आबरू रोंदकर आप मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। किसने हक दिया आपको मेरे साथ ऐसा करने का? मैं शानी नहीं हूँ जिससे आप अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, मैं शानी के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। किंजा इर्तिज़ा को अपने लफ्ज़ टूटे फूटे लगे। हाँ, गलतफ़हमी हुई है मुझे। कल रात शानी का नाम लेकर जिस तरह से आपने मेरी आबरू को दागदार किया, आप इसे गलतफ़हमी का नाम दे रहे हैं, तो ये गलतफ़हमी ही है। फ़िक्र ना करिए, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। जाइए, आप जाकर अपनी मोहब्बत की जीत का जश्न मनाइए। आज रुखसत कर लाइए अपनी मनकोहा को अपने कमरे में। और मेरा क्या है? पाकिस्तान में मुझ जैसी लड़कियों की कमी नहीं है जो रोज़ खुदकुशी करके मरती हैं। किंजा कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? मैं ये कैसे? मेरा ईमान इतना कच्चा नहीं है। इर्तिज़ा को यकीन न था, मगर इर्तिज़ा की इस बात पर किंजा फिर से फूट फूट कर रोने लगे। आपने शानी की बेवफाई का इंतकाम मुझसे लिया। जो सज़ा आप उसे देना चाहते थे आपने मुझे दी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस सब में मेरी क्या गलती है? मैं ही क्यों? क्योंकि मैं आपकी हमदर्द बनकर आपके पीछे आई, आपकी आंखों पर बंदी शानी की झूठी मोहब्बत की पट्टी खोली, या आपकी मोहब्बत में पागल होकर आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर बैठी। अगर ये मेरा कसूर है तो हाँ, मैं कसूरवार हूँ। लेकिन जो इनाम आपने मुझे मेरी मोहब्बत का दिया है वो मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। किंजा ने रोते हुए कहा। किंजा, मैं नहीं जानता कि मैं अपने किरदार में इतना कैसे गिर गया, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी माफ़ी मांगने से तुम्हारी इज्जत पर लगा दाग नहीं जाएगा। मैं मौलवी का इंतज़ाम करवाता हूँ। मैं अभी इसी वक्त तुमसे निकाह करूँगा। इर्तिज़ा कहता वो उसके करीब से उठा और बाहर चला गया, जबकि किंजा वही ज़मीन पर बैठी उसे जाता देखती रही। तो रोशान इर्तिज़ा हैदर, आज से तुम्हारा इर्तिज़ा मेरा हुआ। कल क्या हुआ था किसी को कुछ भी पता ना था। शानी को बस इतना पता था कि वो कॉलेज के ड्रेसिंग रूम में थी जब इर्तिज़ा वहाँ आया और तंजील उसे घर छोड़ के गया था। शानी की हालत ऐसी ना थी कि वो घर में किसी को कुछ भी बता पाती, लेकिन तंजील ने एहसन साहब को सब कुछ बताया था। एहसन साहब ने तो उसकी बात सुनकर यही फैसला किया था कि यह सब कुछ किंजा का किया धरा है, क्योंकि इर्तिज़ा और किंजा रात से गायब थे। आज घर में शादी थी। आज शानी ने रुखसत होकर इर्तिज़ा के कमरे में आना था, जबकि शानी घबराई हुई थी। न जाने इर्तिज़ा उससे क्या कहे, न जाने उसने वहाँ क्या देखा है। कल डॉक्टर शानी को चेक करके गया तो उसने यही कहा कि शानी को नशा करवाया गया। उसे नशा करवाने के बाद तंजील को उसी कमरे में भेजा गया और तंजील को भेजने वाली किंजा थी। तंजील ने यह भी बताया कि किंजा ने ही उसे कहा था कि शानी तंजील से मोहब्बत करती है। एहसन साहब के लिए ये फैसला करना मुश्किल ना था कि यह सब कुछ किंजा का किया धरा। अब बस किंजा और इर्तिज़ा का वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे, और जब वो लोग वापस आए एहसन साहब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। इर्तिज़ा ने किंजा का हाथ थामते हुए ये ऐलान किया कि किंजा उसकी बीवी है और आज वहीं उसके कमरे में रुखसत होकर आएगी। ये कहते हुए इर्तिज़ा ने शानी की तरफ नज़र उठाकर ना देखा, लेकिन उसकी नज़रों में शानी भी उसकी मोहब्बत की कातिल थी। उसकी ज़िद के सामने किसी की एक ना चली। उसने किसी की नहीं सुनी, ना दादों की और ना ही एहसन साहब की। उसने फैसला कर लिया कि आज रुखसती होगी और इसी फैसले पर अमल करते हुए घर में किसी के ना चली और किंजा रुखसत होकर उसके कमरे में आ गई, जबकि शानी में इतनी हिम्मत भी ना रही कि वो कमरे से बाहर निकलकर एक नज़र उस सितमगर को देख लेती। किंजा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो इस वक्त इर्तिज़ा के सजे सवरे कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने किस होशियारी से ये सब किया था। ये सब कुछ उसके प्लान में शामिल ना था। उसे तो बस इर्तिज़ा को वहाँ से वापस लाना था, लेकिन उसने पुप्पो पर यह साबित कर दिया था कि वो उनसे ज़्यादा चालबाज है। उनका इरादा शानी को जलील करके इस घर से बाहर निकलवाने का था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। किंजा ये तो समझ चुकी थी कि इर्तिज़ा हर लड़की की इज्जत करता है, तभी तो उस दिन इर्तिज़ा ने उसे बदनाम होने से बचाया था। इर्तिज़ा कल की तरह टूटी बिखरी हालत में कमरे में आया। उसने किंजा के करीब से तकिया उठाया और सोफे पर रखा।
सॉरी किंजा, फ़िलहाल मैं ये रिश्ता निभाने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं जानता हूँ तुम मेरी इस मजबूरी को समझने की कोशिश करोगी। इर्तज़ा ने एक ही पल में उसके अरमानों को आग लगाई थी, लेकिन चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए वहाँ से उठकर उसके करीब आई। मैं समझती हूँ इर्तज़ा, आप फिक्र ना करें। इर्तज़ा वहीं सोफे पर लेट गया। आज फिर उसने अपनी मोहब्बत का सोग मनाना था। वो सारी रात रोती रही। तकरीबन रात के 3 बजे वो उठी और अपने बाबा का नंबर मिलाने लगी। तीसरी बार फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बच्चा कैसा है? आज तो मेरे बच्चे की शादी हुई है। पापा ने हैरत से वक्त के बारे में सोचते हुए कहा। पापा प्लीज़ मुझे ले जाइए यहाँ से, खुदा के लिए मुझे अपने पास बुला लें, मैं नहीं रह सकती यहाँ। वो फूट फूट कर रोते हुए बोली। शानी बेटा, क्या हुआ है? आप इस तरह से क्यों कह रही हैं? पापा ने परेशानी से पूछा। बाबा उसने शादी कर ली, सिर्फ एक गलत फहमी की बिना पर उसे मुझे सज़ा दे दी। बाबा उसने मुझे सफाई का मौका तक ना दिया, उसने मेरा हक किसी और को दे दिया। शानी रोते हुए बोली। मुझे ले जाइए बाबा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे ले जाइए। शानी रोते रोते फ़ोन बंद कर चुकी थी। तभी जबकि उससे मीलों के फासले पर उसका बाप जैसे बेजान सा होकर ज़मीन पर बैठ गया। दूसरे दिन भी शानी ने दरवाज़ा न खोला। नानू कितनी बार उसके कमरे तक आई थी, लेकिन वो बाहर ना निकली। आज किंजा और इर्तज़ा का वलीमा था। इर्तज़ा सब जानता था कि शानी ने कल से कुछ नहीं खाया और ना ही कमरे से बाहर निकली, मगर उसने परवाह न की। वो क्यों परवाह करता उसके, जबकि शानी ने उसके साथ बेवफाई की थी, उसे धोखा दिया था और उसके लिए धोखे की ये सज़ा काफ़ी थी। तुम्हें क्या लगा था शानी, तुम मेरे साथ इस तरह से करोगे तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में रोऊंगा, तड़पूंगा? तड़पोगी तो तुम शानी बीबी, हाँ तुम तड़पोगी सारी ज़िंदगी, मेरे नाम पर बैठी रहोगी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम सारी ज़िंदगी उस शख्स के साथ खुश नहीं रह पाओगी और मैं तुम्हें खुश रहकर दिखाऊंगा। वो अपने आप को शीशे में देखता जहाँ उसने शानी की फेवरेट शेरवानी पहनी थी। इर्तज़ा की सारी शॉपिंग शानी ने अपनी मर्ज़ी से की थी, जबकि किंजा को ब्यूटिशियन ने शानी के लहंगे में तैयार किया था। शानी के पास अपना पासपोर्ट, वीज़ा, हर चीज़ मौजूद थी। दिन 2 बजे के करीब एक आदमी आकर उसके बारे में पूछने लगा। सबने परेशानी से उसे देखा। तुम कौन हो भाई? शानी से क्यों मिलना चाहते हो? क्या काम है तुम्हें उससे? एहसन साहब ने पूछा। सर उनका टिकट है 4 बजे के, उनकी तुर्की की फ़्लाइट है, उसका सारा इंतज़ाम तुर्की से किया गया है, उन्हें अर्जेंटली तुर्की पहुंचना है। आदमी ने सबके सरों पर धमाका किया था। इस सब के बाद अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ा तो वो इर्तज़ा था, जो कमरे में किंजा को अहमियत दे ना दे लेकिन सबके सामने बहुत प्यार से बात कर रहा था। शायद वो सबके सामने ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि वो शादी से बहुत खुश है, लेकिन वो दादू और एहसन साहब से अपना गम छुपा नहीं सकता था। मुलाजिम ने शानी को खबर दी तो अपना सारा सामान पैक किया। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती नीचे आए, लेकिन सामने का मंजर देखकर आंखों में मिर्चें चुभ गई। जहाँ इर्तज़ा बहुत मोहब्बत से किंजा के बाल उसके कानों के पीछे करके उसका चेहरा अपनी नज़रों के हसार में लिए हुआ था, सबसे पहले नानू के पास आई और उनसे मिलने लगी। नानू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें अपनी कसम दे दी। बस आज आप अपनी बेटी को रुखसत कर दें। उनसे मिलकर वो एहसन साहब से मिली। रुखसाना ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। वो सबसे मिलकर उसको करीब आकर रुकी। जहाँ वो नज़र फेरे किंजा की तरफ मतवज्जे था, जबकि किंजा फातियाना नज़रों से देख रही थी। ये जो आपने किया है इर्तज़ा, कल इसके लिए पछताएंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन याद रखिएगा आपको मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। वो आंखों में आंसू लिए उसे देखकर बोली, जबकि वो मुंह फेरे उससे बिल्कुल बेनियाज था। आपने जो देखा उस पर यकीन किया, एक बार मुझसे सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। आपकी मोहब्बत कितनी सच्ची थी मैं समझ चुकी हूँ। मेरी दुआ है कि आप किंजा के साथ खुश रहें और अल्लाह करे आपकी ये गलतफहमी कभी दूर ना हो, क्योंकि अगर ये गलतफहमी दूर भी होगी ना तो मैं वापस नहीं आऊँगी। आपने मेरा हक किसी और को दे दिया, मैं आपको इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो कहते हुए फूट फूट कर रोने लगे। जब इर्तज़ा किंजा का हाथ छोड़कर उठकर कमरे की तरफ आया और पूरा दरवाज़ा खोल दिया। गेट आउट, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही मैं तुम्हारी शक्ल देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। ये पूरा दरवाज़ा खोले, एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला और 1 सेकंड की देर न करते हुए उस खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। इस घर से निकाले जाने के बाद वो खामोशी से अपने कमरे में वापस आया था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो अपनी मखसूस जगह पर आ बैठा था। आज उसका दिल वीरान हो चुका था। दिल चाह के धाड़े मार मार के रोए, लेकिन वो क्यों रोए? एक बेवफा की याद में। उसकी शानी उसके साथ बेवफाई कर गई थी, लेकिन उसने कौन सा उसकी मोहब्बत की कदर की थी? बेवफाई तो उसने भी की थी और वो भी बराबर का गुनाहगार था। अगर उसने तंजील को चाहा तो उसने किंजा के साथ क्या किया? किंजा ना जाने कितनी देर तक दरवाज़ा खटखटाकर वापस चली गई, लेकिन इर्तज़ा को ना अपना होश था और ना ही किसी और का। वो मुसलसल रोती रही थी। फिर साइड वाली सीट पर बैठी आंटी भी उठकर चली गई। शायद वो भी उसके रोने से तंग आ गई थी, लेकिन अगला झटका उसे तब लगा जब उस सीट पर आकर तंजील बैठा। उसने अपनी सीट्स चेंज करवाई थी। मैंने तुम्हें जहाज़ में बैठते हुए देख लिया था, लेकिन तुम इस वक्त बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने मुखातिब करना मुनासिब नहीं समझा और मुझे लगा शायद तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ होगा। कल तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
वो परेशानी से उसे करीब बैठकर पूछने लगा। कल जो कुछ हुआ था वो उससे अनजान ना था। वो जानता था कि जिस हालत में वो शानी को घर छोड़ के आया, उसके बाद कुछ ना कुछ हंगामा ज़रूर होगा, लेकिन अगली फ़्लाइट में शानी उसे अपने साथ ले मिलेगी या उसके वहमो गुमान में भी ना था। शानी उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसे हमदर्द की ज़रूरत थी, जो पाकिस्तान से लेकर टर्की के सफ़र में उसका साथी बनकर उसको सहारा देता। उसका सहारा पाकर वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी और अपने साथ हुई हर ज़्यादती से बता दी। तंजील को इर्तिज़ा पर अफसोस हो रहा था, जो कल तक उसकी मोहब्बत की कस्में खाता था और आज, लेकिन इस वक्त वो इर्तिज़ा के बारे में बात करके शानी को मज़ीद डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसे आगे पीछे की बातों में लगाए रखा। जब बातों ही बातों में उसे शानी ने एक बार सर कहा, मोहतरमा, मैं तुम्हारा टीचर तुम्हारे कॉलेज में था, यहाँ पर नहीं। बेहतर होगा कि मुझे यहाँ मेरे नाम से बुलाओ। और इन दोनों को ही ना पता चला कि ये दोस्ती किस हद तक और कहाँ तक जाने वाली है। अपना दर्द और दुख समेटकर वो घर से बाहर निकल गया। न जाने कितनी देर वो बाहर रहा। वो शानी को ना तो भुला सकता था और ना ही किंजा के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकता था। वो अपने साथ साथ किंजा को भी तकलीफ़ पहुंचा रहा था, लेकिन वो शानी पर यह भी जाहिर करना चाहता था कि उसके चले जाने से उसकी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उसके बगैर एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है और इर्तिज़ा ने फैसला कर लिया था कि वो किंजा को उसके सारे हक देगा, वो उसे शानी की जगह देगा। और यही फैसला करके वो आज रात घर वापस आया था। वो अपने कमरे में जाने लगा। जब उसे लगा कि कमरे में किंजा के साथ कोई और भी है, इर्तिज़ा वहीं रुक गया। क्या प्लानिंग की है तुमने किंजा? मानना पड़ेगा, तुम तो मुझसे भी बड़ी खिलाड़ी हो। मैं इतने सालों में हसन को अपनी बातों में नहीं लगा पाई और तुमने इर्तिज़ा जैसे इंसान को लगा लिया। कहाँ से आई तुम्हारे दिमाग में इतनी प्लानिंग? हम तो शादी वाले दिन ही उसे जलील करके निकालने वाले थे, लेकिन तुमने कॉलेज में कैसे की सारी प्लानिंग? तुम्हारे दिमाग में आया कैसे ये सब कुछ? रुखसाना उसको दाद दिए हुए पूछने लगी, जबकि दरवाजे पर खड़े इर्तिज़ा के सर पर आसमान आ गिरा था। होना क्या है पुप्पो? मैंने उसे नशे की दवाई मिलाकर जूस में दे दी, जिसे पीते ही शानी होशो हवास से बेगाना हो गई। फिर तंजील की शर्ट पर केचप गिराकर उसे उसी कमरे में भेजकर लाइट ऑफ कर दी। तंजील को लगा कि कमरे में कोई नहीं है, जबकि शानी का दुपट्टा उतार के मैं पहले ही फेंक चुकी थी। बस फिर क्या था, शानी और तंजील की जो तस्वीरें मैंने लैला मजनू को टर्न्स में खींची थी, वो सारी मैंने इर्तिज़ा के नंबर पर सेंड कर दी। और इर्तिज़ा अगले 10 मिनट में ही वहाँ पर था और उसने अपनी आंखों से अपनी सारी प्यारी शानी के सारे कारनामे देख लिए, जो उसकी नज़रों का धोखा होने के अलावा और कुछ भी ना था। किंजा ने दांत वसूल करते हुए बताया, जबकि दरवाजे पर खड़े इर्तिज़ा का दिल चाहा कि वो उसका सर दीवार पर दे मारे। उसने उसकी शानी को इतना जलील किया, उसे उसी की निगाहों में गिरा दिया। वो सब कुछ तो ठीक है किंजा, लेकिन इर्तिज़ा से शादी कैसे की तुमने? मतलब वो अचानक तुमसे निकाह करने पर राज़ी कैसे हुआ? हाँ, मैं बहुत पहले ही समझ चुकी थी कि इर्तिज़ा औरतों की बहुत इज्जत करता है, इसीलिए तो उसने आपको मेरे उसके कमरे से निकलने का ये रीज़न बताया था कि हम शानी की बर्थडे प्लान कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तंजील के इस कदर करीब शानी को देखकर इर्तिज़ा ने क्लब में जाकर ज़रूरत से ज़्यादा नशा कर लिया और मैं उसे अपने साथ उसी क्लब के कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही वो बेहोश हो गया, लेकिन मैंने अपने कपड़े फाड़ दिए और अपनी हालत किसी उजड़ी हुई औरत की तरह बना ली। और फिर इर्तिज़ा को मेरी एक्टिंग पर यकीन करना पड़ा, वो कहका लगाकर बोली, जबकि दरवाजे पर खड़ा इर्तिज़ा उसके एक एक लफ्ज़ पर अपने आप को ज़मीन में दफन होता महसूस कर रहा था। कैसी औरत थी ये! उसने एक ही सेकंड में ना सिर्फ उसकी बल्कि शानी की ज़िंदगी भी बर्बाद करके रख दी। वो तंजील की नज़र में भी खुद को गुनाहगार समझ रहा था। अगले ही लम्हे तेज़ी से वो कमरे में आया और उसे बालों से पकड़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और इससे अगले ही लम्हे उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ सीढ़ियों से नीचे ले आया। इर्तिज़ा बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? रुखसाना सिचुएशन को समझती उसके पीछे भागे। शोर सुनकर एहसन और दादो भी बाहर आ चुकी थी। मैं इर्तिज़ा हैदर अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए यही सज़ा बहुत है। वो तुम्हें अपनी दोस्त कहती थी, यकीन करती थी तुम पर, और तुमने क्या किया? तुमने मेरी शानी को मुझसे दूर किया। अब सारी ज़िंदगी इसी तरह रहो। इर्तिज़ा ने एक ही पल में उसकी सारी खुशियाँ छीन ली थी। वो जो उसके पैर पकड़कर भी उससे माफ़ी मांग देती, लेकिन इर्तिज़ा ने उसे ऐसा कुछ करने का मौका ही ना दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने बेगुनाह होते हुए शानी को कोई मौका ना दिया था और एक ही सेकंड में उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया। आज रात मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी ही नज़रों में गिरने से बच गया। मेरा ईमान कहता था किंजा कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने आज तक शानी के अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो मेरा किरदार इतना मैला कैसे हो सकता है कि नशे की हालत में भी किसी लड़की के साथ इतना गलत कर दूँ? नहीं था मैं इतना गिरा हुआ किंजा जितना तुमने गिरा दिया मुझे। ना खुद से नज़रें मिलाने के काबिल रहा हूँ और ना ही अपनी शानी से। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी नहीं।
तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली। ये कहते हुए इर्तिज़ा की आंखों से पानी बहने लगा। अपना सब कुछ गंवा के शायद वो बिल्कुल ही तनहा हो चुका था, लेकिन शायद उसका गुस्सा भी ठंडा ना हुआ था। उसने किंजा का हाथ पकड़ा और उसे धक्के मारकर निकालने लगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये मेरी शानी का घर है। वो मुझे ज़िंदगी भर माफ़ ना करे, लेकिन इस घर में किसी को नहीं आने दूंगा। बाबा, ये भी इसकी प्लानिंग में शामिल है। इर्तिज़ा ने रुखसाना की तरफ इशारा किया। उसे अपनी तरफ इशारा करते देखकर बौखला गए, जबकि हसन साहब तो किंजा के बारे में पहले ही समझ चुके थे। लेकिन जब इर्तिज़ा उससे निकाह करके या तो वो कुछ ना बोल सके। तुम फिक्र मत करो बेटा, ये भी किंजा के साथ ही इस घर से जाएगी, एहसन साहब ने ऐलान किया। बहुत जल्द तलाक के कागजात पहुंच जाएंगे। रुखसाना, दफ़ा हो जाओ इस घर से। उन्होंने हाथ पकड़कर तो ना निकाला था, लेकिन दरवाजे की तरफ इशारा करके उन्होंने उसे भी घर से निकलने का कह दिया था और फिर आगे बढ़कर अपने बेटे को सीने से लगा लिया, जो अपने आप में इस हद तक उलझा हुआ था कि जिसे अब संभाला ना जाए तो मर जाएगा। दादो भी उसके नज़दीक आकर उसे संभालने लगे। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया बाबा, अपने हाथों से, इन हाथों से मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया। वो अपने हाथ उठाए मुसलसल बोले जा रहा था, जबकि दादो उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। बाबा ने उसे संभाल लिया था। वो पाकिस्तान में किसी से बात नहीं करती थी। बाबा ने भी दोबारा पाकिस्तान में किसी से रब्ता ना किया। वो तो अपनी बेटी के दुख में परेशान थे। वो उसे किसी भी हालत में खुश रखना चाहते थे। बाबा को अंदाज़ा था कि वो अपना सब कुछ लुटा के आई है। इसी दौरान एक दिन तंजील उनके घर उनसे मिलने आया। तंजील की तबीयत इतनी अच्छी थी कि बाबा को पहली बार में ही वो बहुत अच्छा लगा। खुशी तो तब हुई जब पता चला कि वो उनके बचपन के दोस्त का बेटा है। उन्होंने तंजील को कहा था कि अगर तुम मेरी बेटी को संभालो तो ये तुम्हारा एहसान होगा। उसे इस वक्त एक दोस्त की ज़रूरत है, और तंजील उसका अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन दोस्त साबित हुआ था। वो बहुत जल्द ही उसे उसके दुखों से बाहर निकाल लिया था। तंजील एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर था जो पाकिस्तान अच्छे अदाकारों की तलाश में गया था, लेकिन माँ ना जाने कब शानी उसके दिल में आ बसी। वो उसे कितना चाहने लगा था ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। लेकिन एक दिन अचानक उसने शानी से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। शानी 4 साल तक उसकी इस बात को टालती रही, और फिर उसने भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया। कब तक वो उस शख्स को याद करके रोती जिसने उसकी कदर नहीं की। अब ये बात अलग थी कि 1000 बार उसके बाबा को फ़ोन करके सिर्फ एक बार उसे बात करने की मिन्नतें करता था, लेकिन बाबा के 1000 कहने के बावजूद भी शानी ने उससे बात ना की। अब वो उस शख्स से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी, और अब यही बात साबित करने के लिए वो पाकिस्तान आई थी। वो तंजील से शादी करना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। यह उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वो क्या करती। सारी ज़िंदगी एक बेवफा की यादों में बैठ के रो तो नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जो इर्तिज़ा ने उसके साथ किया था वो भी नाकाबिले कबूल था। वो सारी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के साथ नहीं गुजार सकती थी जिसने उसकी ज़िंदगी किसी और को दे दी हो। पूरे 1 हफ्ते से उसने किसी से बात ना की और ना ही किसी को मुंह लगाना पसंद किया था। वो नानों से भी कोई ख़ास बात ना करती और ना ही एहसन साहब के पास बैठती। इर्तिज़ा आए दिन उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करने के बारे में सोचता। कभी अपने हाथों से उसके लिए केक बनाता तो कभी चॉकलेट ले आता। उस रात के बाद वो एक दूसरे के करीब ना आए। वो एक उसकी शक्ल तक नहीं देखती थी, बल्कि वो तो अपने कमरे में रह रही थी। इर्तिज़ा समझ चुका था कि इतनी जल्दी वो उसे कबूल नहीं कर सकती, इसलिए उसने भी मज़ीद जिद ना की। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसकी शानी वापस आ चुकी है और उसके करीब है, उसके निकाह में है, उसके साथ है। लेकिन शानी के लिए इर्तिज़ा को कबूल करना इतना आसान ना था। वो उसकी किसी बात को कोई अहमियत नहीं देती थी, और आज उसने इर्तिज़ा से फ़ोन मांगा था, जो इर्तिज़ा ने बिना चू चरा किए उसे ले दी थी। शानी, देखो, जो कुछ हो चुका है मैं उसे बदल नहीं सकता। जहाँ तक हमारी शादी का सवाल है कि जब तक इर्तिज़ा है वो नहीं होने देगा। मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी ज़िंदगी संभालनी चाहिए। उसे तंजील से ये उम्मीद ना थी। वो तो अपना दुख अपने फ्रेंड से शेयर करने के लिए उसे फ़ोन कर रही थी, लेकिन तंजील की बातों ने उसे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी। वो उसे एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा था जिसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। देखो शानी, तुमने पिछले 4 साल से इर्तिज़ा को तकलीफ़ दी है, उसे सज़ा दी है, अब बस करो। वो तुम्हें बहुत चाहता है, मुझसे कहीं ज़्यादा। वो तुमसे मोहब्बत करता है, मैं चाहकर भी उसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। वो एक अच्छा इंसान है, और मेरा नहीं ख्याल कि गलती करने के बाद वो कभी भी दोबारा ऐसी गलती करेगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। तंजील उसे समझा कर फ़ोन बंद कर चुका था, लेकिन उसने तंजील की किसी बात को कान पर रखा। उसने फ़ैसला कर लिया था कि वो इर्तिज़ा से तलाक लेकर वापस ज़रूर जाएगी, जबकि इर्तिज़ा ने फ़ैसला कर लिया था कि वो किसी भी हालत में उसे मना लेगा। वो अपने कमरे में आई तो कमरे को फूलों से सजा हुआ देखा। वो दोनों अक्सर नेट पर पिक्चर देखते थे तो शानी फरमाइशें करती थी, जैसा कि उसके पास मेकअप का बहुत सामान हो, उसके पास बहुत सारे कपड़े हों, हर तरह की ज्वेलरी हो, और उसका कमरा फूलों से सजा हुआ हो। उसके घर में बहुत बड़ा
स्विमिंग पूल हो। ये स्विमिंग पूल वाली ख्वाहिश तो वो बहुत पहले ही उसकी पूरी कर चुका था। शानी को खुद मेकअप करना तो नहीं आता था, लेकिन उसके पास मेकअप की हर चीज़ कहीं तादाद में मौजूद थी। उसे अन्य चीज़ों को इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन उसे ये सारी चीज़ें चाहिए होती थी। उसके पास कपड़ों का अंबार था, हर तरह के सैंडल वो पहनने या ना पहनने की उसकी मर्ज़ी थी, लेकिन इर्तिज़ा ने उसकी पसंद की कोई चीज़ ना छोड़ी थी। फूलों से सजा कमरा देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इर्तिज़ा उसकी छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ का ख्याल रखता था, लेकिन फिर भी वो उसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उसकी गलती इन सारी चीज़ों से कहीं बड़ी थी। आपने मुझे एक बार सफाई का मौका भी नहीं दिया और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ सारी ज़िंदगी रहूं। ये नामुमकिन है इर्तिज़ा। मैं आपको आपकी इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती। आपने मेरी जगह किसी और को दे दी, वो जगह जहां बचपन से मेरा राज था, आपने इतनी आसानी से किसी और के हवाले कर दी और मुझे घर से निकाल दिया। और अब आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ भुलाकर आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूं। ये मुमकिन नहीं है। ना आप पहले की तरह सिर्फ मेरे होकर रह सकते हैं और ना ही मैं पहले की तरह आपके हर हुक्म की तकमील कर सकती हूँ। सब कुछ बदल चुका है, बहुत बदल चुका है। वो ये कहते हुए एक एक फूल बेदर्दी से नोचकर ज़मीन पर फेंकने लगी। शायद अपना वो गुस्सा जो इर्तिज़ा पर निकालना चाहती थी इन मासूम फूलों पर निकाल रही थी। इर्तिज़ा कमरे में आया तो कमरे का हाल देखकर बेसाख्ता मुस्कुराया। उसे यही उम्मीद थी। जबकि शानी अपने काम में मसरूफ़ हर एक फूल को नोच नोच कर ज़मीन पर फेंक रही थी। सारे फूलों को उतार कर फेंक दिए। बस ड्रेसिंग टेबल पर एक इकलौता फूल रखा था। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। जब इर्तिज़ा ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। ये एक फूल तो रहने दो यार, वो जैसे मिन्नत कर रहा था। छोड़िए मुझे, वो गुस्से से बोली। छोड़ने के लिए थोड़ी इतने पापड़ बेले हैं। सोचा था इतने सारे फूल तुम्हारी तबीयत पर खुशगवार असर डालेंगे, लेकिन तुम तो सदा की अनरोमांटिक हो। मजाल है जो इन फूलों को देखकर ही अपने अंदर रोमांस के जरासीम जगा लो। उसके गालों पर अपने लब रखते हुए बोला। दूर हटाइए मुझसे, वरना वो उसे धमकी देने की नाकाम सी कोशिश करने लगे। वरना तुम मेरे करीब आ जाओगी, यही ना? वो उसे मज़ीद खुद के करीब करते हुए बोला। इर्तिज़ा प्लीज़। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में नाकाम होकर वो उसे इल्तिजा भरी निगाहों से देखने लगी। छोड़ दिया यार, ऐसे मत देखा करो, कसम से बहुत प्यार आता है। वो उसका गाल खींचते हुए उससे दूर हुआ। जल्दी से बाहर आ जाओ, शॉपिंग पर चलते हैं। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। उसे पलटता देखकर वो गुस्से से बोली। बेबी, मैं वही इर्तिज़ा हैदर हूँ जो तुम्हें उठा कर भी अपने साथ लेके जा सकता है। भूल गई क्या मुझे? वो उसे शरारती निगाहों से देखते हुए बोला। शानी गुस्से से पटकती उसके पीछे आ गई। अगर आपको लगता है इस तरह ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ घसीट कर मना लेंगे तो ये आपकी खुशफहमी है और कुछ नहीं। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए गुस्से से बोली। और इसी खुशफहमी के तहत मैं तुम्हें मना भी लूँगा और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत भी करूँगा। वो उसका हाथ चूमकर बोला। शानी नाना करती रही और वो इर्तिज़ा ही क्या जो उसकी नाना पर कान धरे। इर्तिज़ा ना जाने उसके लिए क्या क्या ख़रीद रहा था, जबकि जिसके लिए ये सब कुछ ख़रीदा जा रहा था उसकी पसंद की तो कोई अहमियत ही ना थी। वो बस उसके पीछे चलती जा रही थी। इर्तिज़ा ने एक बार फिर मुड़कर ना पूछा, शानी ये ले लूँ तुम्हारे लिए? वो तो जो चीज़ पसंद करता उठा रहा था। मिस्टर इर्तिज़ा हैदर, ये मैंने पहनना है, आपने नहीं। एक बार ही मेरी मर्ज़ी जान ले। ना चाहते हुए भी बोली। मेरी जान, घर जाकर पसंद कर लेना जो पसंद है, ठीक? जो नहीं पसंद फेंक देना। वैसे भी मेरी पसंद तुम्हारी पसंद सब कुछ ही पसंद आएगा। वो सामने चीज़ें देखते हुए बोला। तुम यहाँ मेरे पीछे खड़ी होकर क्या कर रही हो? जाओ मेरे लिए शॉपिंग करो। वो उसे ऑर्डर देता आगे बढ़ गया, जबकि शानी भी वहाँ से पैर पटकती दूसरी तरफ आ गई। शानी बेटा, मेरी बात सुनो। अपने पीछे से आवाज़ सुनकर शानी ने पीछे मुड़कर देखा। उसे यकीन ना आ रहा था। ये वही मामी थी जो अपने आप को एक चलता फिरता ब्रांड बनाकर रखती थी। मामी, ये सब कुछ क्या है? उसको इस हालत में देखकर शानी उसके करीब आई, जो कि फटा हुआ दुपट्टा बड़ी मुश्किल से अपने सर पर रखे अपने फटे हुए बाजू को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जबकि कपड़े साफ़ सुथरे थे, लेकिन बार बार धुलने की वजह से उनका कलर बहुत ख़राब हो चुका था। वो तो अपने नौकरानियों को भी ऐसे कपड़े नहीं देती थी और आज इस हालत में देखकर शानी को बहुत बुरा लगा। शानी, तुम्हारे मामू मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैं पिछले 4 साल से दिन रात उनसे माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। खुदा के लिए मेरी मदद करो। अपने मामू को रोको। वो चाहे सारी ज़िंदगी मुझे मुंह न लगाएं, कभी उस महल में ना रखें, मुझे ऐसे ही रहने दे इसी ज़िंदगी में, लेकिन मुझसे मेरा सहारा ना छीने, मुझसे अपना नाम अलग ना करें। मामी रोते हुए उसके पैर पकड़ने लगी। मामी, आप क्या कर रही हैं? आप चले मेरे साथ घर वापस, मैं मामू से बात करती हूँ। वो तो मामू की हालत देखकर तड़प उठी जब पीछे से अचानक किसी ने उसका हाथ थामा। आपको शर्म नहीं आती? यहाँ तक आ पहुँची हैं आप? इतना कुछ करके सुकून नहीं मिला आपको? चलो शानी यहाँ से। उसका हाथ थाम कर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगा।
इर्तिज़ा, मामी हमारे साथ हमारे घर जाएंगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा। उसने इर्तिज़ा की तरफ उंगली उठाकर कहा। अगर ये पहले का वक्त होता तो इर्तिज़ा न जाने उसके साथ क्या करता, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त वो अपने आप को उसका गुनहगार समझता था। शानी ने उसकी एक बात न मानी और ज़बरदस्ती रुखसाना को अपने साथ ले आई। रुखसाना को घर देखकर मामू गुस्से से उसके करीब आए। बेशरम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मामू धाड़ते हुए बोले। इन्हें मैं लेकर आई हूँ मामू, और अब से ये यहीं पे रहेंगी। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। शानी से जब कुछ न बन पड़ा तो वो उन्हें धमकियां देने लगी। मामू का गुस्सा बता रहा था कि उन्हें रुखसाना पर बहुत गुस्सा है। आप लोग चाहते हैं ना मैं घर में रहूं, तो रुखसाना मामी को वही हसीयत वापस मिलेगी जो मेरे यहाँ से जाने से पहले थी। ये सबसे ज़्यादा मेरी गुनाहगार थी मामू, प्लीज़ मैंने माफ़ कर दिया है। दादो ने फ़ोन पर इसके बाबा को सब कुछ बताया था कि किस तरह से रुखसाना और किंजा ने यह सारी प्लानिंग करके इर्तिज़ा और शानी को अलग किया था। ठीक है शानी, अगर तुम इसे माफ़ कर रही हो तो मैं भी कोई नहीं होता इसे सज़ा देने वाला, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम चाहती हो रुखसाना इस घर में रहे तो तुम्हें भी इर्तिज़ा के कमरे में रहना होगा। अपनी नाराज़गी ख़त्म करो और पहले जैसे हो जाओ। बेटा, मैं तुम लोगों को इस तरह से बिखरते हुए नहीं देख सकता। मैं इतने सालों से तुम दोनों को खुशबाश देखता आया हूँ, और फिर ये फासला। मैं चाहता हूँ तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए। अगर तुम लोगों को मेरा फ़ैसला मंजूर है तो ही रुखसाना को पहले जैसी हैसियत यहाँ मिलेगी। मामू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो नज़र झुका के गर्दन हाँ में हिला गई, जबकि उसकी इस हरकत पर इर्तिज़ा एक बार फिर से जी उठा था। उसके कमरे में आ गई, लेकिन अभी तक उससे बात नहीं कर रही थी। उसने मामू की शर्त मान ली थी, लेकिन शायद दिल से नहीं। इर्तिज़ा उसका खिंचा अंदाज नोट तो कर रहा था, लेकिन फिर भी वह शरारती अंदाज में उसे मनाने की कोशिश जारी रखे हुए था। तुम्हें पता है ख़ानदान में शादी है, हमने जाना है। वहाँ इर्तिज़ा काफ़ी देर से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, इसीलिए अब काम की बात पे आ गया। मैं आपके साथ कहीं भी जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो गुस्से से कहती रुख फेर गई। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ कहीं भी ले जाने के लिए तुम्हारी इजाज़त का तलबगार हूँ? वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए गोया हुआ। नहीं, आप किसी भी चीज़ के लिए मेरी इजाज़त के तलबगार नहीं हैं। आप जो चाहें कर सकते हैं, जब चाहें मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, जब चाहें मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल सकते हैं, जब चाहें आप मुझे जलील कर सकते हैं, जब चाहें मेरा हक किसी और को दे सकते हैं। आखिर आप इर्तिज़ा हैदर हैं। मेरी मर्ज़ी, मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश से आपको कल भी कब मतलब था जो आज होगा? आपको सिर्फ हक जताना आता है, हक देना तो आपने सीखा ही नहीं। इर्तिज़ा के कहने की देर थी कि शानी गुस्से से फट पड़ी। शानी, मैं तुमसे पहले भी माफ़ी मांग चुका हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाए? क्यों मेरी मोहब्बत से इस हद तक बदगुमान हो गई हो तुम कि मुझे एक मौका तक नहीं देना चाहती? वो हारे हुए लहजे में बोला। काश आप मेरा हक किसी को खैरात में न देते। इर्तिज़ा, तो शायद मैं अब तक आपको माफ़ कर चुकी होती। ये कहते हुए शानी कमरे से बाहर निकल गई, और आज एक बार फिर से इर्तिज़ा शानी को इस बात का यकीन दिलाने में नाकामयाब रहा कि उसका हक उसने किसी को नहीं दिया। बाबा, अब वो क्या हो गया है? आप जानते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं उस शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। आप भी उसका साथ देने लगे हैं, शानी ने रोते हुए कहा। देखो बेटा, वो तुम्हारा शौहर है, तुमसे अपने किए की माफ़ी मांग रहा है। उसकी मोहब्बत तुमसे छुपी हुई नहीं है। वो जितना प्यार तुमसे करता है उतना अपने बाप से भी नहीं करता। एहसन ने मुझे बताया कि उसने ये 4 साल किस अजियत में गुजारे हैं। वो दिन रात तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। अगर वो चाहता तो यहाँ भी आ सकता था, और तुम उसकी बीवी थी। वो चाहता तो तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन उसने तुम्हें वक्त दिया, तुम्हें समझने का, संभलने का मौका दिया। अब तुम्हें उसे समझना चाहिए, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। बाबा ने उसे समझाते हुए कहा। मतलब मैं ये समझ लूँ बाबा कि इस फैसले में आप भी मेरे साथ नहीं हैं? तो क्या मैं ये समझ लूँ कि मेरा ही बाप मेरे साथ हुई नाइंसाफ़ी में मेरा साथ नहीं देगा? आप दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया बाबा। तंजील ने भी यही कहा कि मुझे यहाँ रहकर इर्तिज़ा को समझना चाहिए। वो जो कल मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, मुझसे शादी करना चाहता था, आज वो मुझसे ये कहता है कि अपना घर बसाओ। उसे तंजील पर अफसोस हो रहा था। हाँ, क्योंकि वो समझदार है, वो समझ सकता है। वो तुम्हारी आंखों में इर्तिज़ा के लिए मोहब्बत देख सकता है। तुम चाहे उसे कितनी भी सज़ा दे दो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए कभी कम नहीं होगी। शानी, तुम उससे मोहब्बत करती हो, तुम खुद भी उसके बगैर खुश नहीं रह सकती। इस बात को समझो। अगर इर्तिज़ा ने 4 साल अजियत में गुजारे हैं तो तुमने कौन सा खुश रहकर गुजार लिए अपने आप को? और उसको सज़ा देने से बेहतर है कि खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करो। क्या तुम उसकी एक गलती को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी आसान नहीं कर सकती शानी? ये सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, तुम्हारे साथ और न जाने कितनी ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं।
तुमने कभी अपनी नानू को देखा है? वो तुम दोनों को देख कर जीती हैं। एहसन का कौन है तुम दोनों के अलावा? प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो शानी। इर्तिज़ा को माफ़ कर दो, वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बाबा ने उसे समझाया। शानी आगे से कुछ नहीं बोली। बाबा को लगा शायद उसकी बात समझ आ जाए। शानी बेटा, इर्तिज़ा ने तुम्हें शादी के बारे में बताया? एहसन की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें और इर्तिज़ा को ही ये शादी अटेंड करने जाना होगा। नानू ने उसके करीब बैठते हुए कहा। जी नानू, उन्होंने मुझे बताया था। ठीक है, फिर तुम तैयारी कर लेना, शाम को इर्तिज़ा के साथ चली जाना। वो इर्तिज़ा के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो नाना और बाबा के सामने इनकार भी नहीं कर सकती थी। रुखसाना बेगम को उस घर में सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा करने से इर्तिज़ा और शानी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा ने सिर्फ उसके कहने पर रुखसाना को दोबारा उस घर में जगह दी थी, वरना वो उसे तलाक देने का इरादा कर चुके थे। उसका घर मिले या ना मिले, लेकिन उसकी वजह से किसी का घर तो बर्बाद होने से बच रहा था। क्या हुआ शानी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रुखसाना बेगम उसके करीब आकर पूछने लगी। उनकी हालत कल से बेहतर थी। आज उनके बदन पर नया लिबास था, बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन आज वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैं किंजा के बारे में सोच रही हूँ मामी, वो कहाँ है? शानी खुद भी नहीं जानती थी कि वो ये सवाल क्यों पूछ रही है, जबकि उस गद्दार दोस्त को कभी ज़िंदगी में दोबारा देखना तक नहीं चाहती थी। उसने ना सिर्फ उसका घर बर्बाद किया, बल्कि उसकी जगह पर भी कब्जा कर लिया। किंजा की शादी हो चुकी है माशाल्लाह से, वो 2 बच्चों की माँ है, रुखसाना ने मुस्कुराते हुए बताया, लेकिन फिर उनके चेहरे पर उदासी छा गई। ज़रूरी नहीं जैसा हम सोचे इंसान की ज़िंदगी वैसी ही हो। वो दुनिया के सामने खूबसूरत और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन इस गरीबी के माहौल में एक आसान ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वहाब बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी माँ और बहनें दिन रात किंजा को ताने देती हैं कि किस तरह से उसने एक शादीशुदा आदमी को फंसाकर उससे शादी कर ली और फिर शादी के दूसरे दिन ही उसकी तलाक हो गई। रुखसाना बेगम ने उदासी से कहा। वो तुमसे मिलना चाहती है, तुमसे मिलकर एक बार माफ़ी मांगना चाहती है। आज तुम शादी पे जा रही हो, शायद वहीं तुम्हारी मुलाकात उससे हो जाए। रुखसाना बेगम ने उसके करीब से उठते हुए कहा। वो शाम को घर वापस आया तो शानी शादी पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसे देखकर इर्तिज़ा ने अपना इरादा बदलना चाहा। या तो वो बहुत दिल से तैयार हुई थी या उसे अपने आप को सजाना आ गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया। वो आईने में अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी। उसे अपने पीछे खड़े देखकर पलटी। बहुत प्यारी लग रही हो। इर्तिज़ा ने उसके चेहरे को छूना चाहा, जब शानी ने अपना चेहरा पीछे हटाया और उसे इग्नोर करती बाहर जाने लगी। इर्तिज़ा ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। मैं जानता हूँ शानी, मेरी गलती बहुत बड़ी है, तुम इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती। मैं तुमसे माफ़ी नहीं, मौका मांगता हूँ। मुझे बस एक मौका तो दो। मुझे बस एक बार यकीन दिला दो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की और इस गलती की सज़ा तुमने 4 साल मुझे खुद से दूर रख कर दी है। मैं बस तुमसे एक मौका मांगता हूँ, मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, बिल्कुल पहले जैसा। उसका हाथ थामे हुए बोला। नहीं हो सकता सब कुछ पहले जैसा। नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ। ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपके कमरे में आई हूँ। आप मुझे जितना बेबस कर सकते थे कर चुके हैं। मुझे लगा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत में यकीन होता है। जो शख्स अपनी मोहब्बत पर यकीन ना कर सके उसे मोहब्बत का दावा करने का भी कोई हक नहीं। शानी ने अपना हाथ छुड़वाया। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ शानी, वो बेबसी से बोला। आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझे तलाक दे दे। मैं आपके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैं एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं काट सकती जो मेरा हक किसी और को दे चुका है। शानी ये कहकर बाहर निकल गई। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। शानी हर रोज़ इर्तिज़ा को अपनी बातों से छलनी करने लगी थी। इर्तिज़ा उससे इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो जानता था वो मज़ीद उसका दिल दुखाएगी। उसकी माफ़ियाँ भी शानी के दिल पर कोई असर न कर रही थी। वो उससे नरमी सख्ती हर तरीके से समझा चुका था, मगर शायद वो उसकी ज़िद के सामने हारने लगा था। शादी में आने के बाद वो न जाने कहाँ चला गया, जबकि शानी अब ख़ानदान की कुछ लड़कियों से मिल रही थी। जब एक छोटा सा बच्चा उसके करीब गिरने ही वाला था कि शानी ने उसे थाम लिया। उस प्यारे से बच्चे ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। शानी बेसाख्ता मुस्कुराई। तभी एक लड़की उसके करीब आकर खड़ी हुई, जिसे देखकर शानी की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। वही तो थी जिसने दोस्ती की आड़ में उसका घर बर्बाद कर दिया। उसकी वाहिद और इकलौती गद्दार दोस्त, जो दुश्मन के ओहदे पर फायज होने के भी लायक न थी। दुश्मनी के भी कुछ हसूल होते हैं, लेकिन जो किंजा ने उसके साथ किया वो दुश्मनी से भी हटके थे। उसे देखते वो मुंह फेर कर जाने लगे। मुझे माफ़ी का मांगने का मौका नहीं दोगी शानी? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तब भी तो मेरे साथ इस तरह से हुआ है। मुझे पता है मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं नाशुक्री नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इर्तिज़ा की ज़ात का ताना मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने लगा है।
तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मेरी सास और मेरी नंदे मुझे दिन रात तुम्हारे यहाँ तुम्हारे इर्तिज़ा के ताने देती हैं। वो शख्स कभी भी मेरा हो ही नहीं सका, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, जिसके लिए मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। वो शख्स ने एक ही पल में मुझसे अपना नाम छीन लिया। उसने कभी नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं उसे तुमसे छीन कर भी हासिल नहीं कर सकी। उस शख्स ने एक ही पल में मुझे दरबदर कर दिया। अरे उसने तो मुझे पहली रात ही बता दिया था कि मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। वो मेरे साथ ज़िंदगी की शुरुआत ही नहीं कर सका। महज तुम्हें अजियत देने के लिए सबके सामने तो ये कहने लगा कि मैं उसकी बीवी हूँ, लेकिन उसने कभी मुझे दिल से कबूल नहीं किया। कल मुझे फूफू ने बताया कि तुम्हारे उसके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। मैं शायद आज यहाँ नहीं आती, और अगर यहाँ नहीं आती तो सारी ज़िंदगी पछताती, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ और ऐसी ही जीती रहूँगी। लेकिन तुम्हें सारी हकीकत ज़रूर बताऊँगी। शायद ऐसा करने से ही मेरा गुनाह थोड़ा कम हो जाए। वो कभी मुझसे शादी करने पर राज़ी नहीं होता शानी। मैंने उसे शादी पर मजबूर कर दिया, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसने मेरे साथ नशे की हालत में ज़बरदस्ती की है। शानी जो अब वहाँ से जाने वाली थी, बेयकीनी से उसे देखने लगी। और शानी, वो शख्स कभी मुझसे शादी नहीं करता। हाँ, मैंने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, जिसके बाद वो मुझसे निकाह करने पर मजबूर हो गया। लेकिन उसने कभी मुझे बीवी होने का हक़ नहीं दिया, और फिर एक दिन मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका। बेशक मैं वहाब के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो अपनी बहनों और अपनी माँ का मुकाबला नहीं कर सकता मेरे लिए। किंजा मुसलसल रोते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दो शानी, शायद तुम्हारी माफ़ी से मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। शानी ने उसके जोड़े हुए हाथों पर अपना हाथ रखा। किंजा ने मुस्कुराकर उसे देखा। किंजा न जाने कब वहाँ से जा चुकी थी, जबकि शानी के जहन में एक ही बात चल रही थी कि उस शख्स ने शानी का हक किसी को नहीं दिया। शादी की वजह एक झूठा इल्ज़ाम था। वो कल भी शानी का था और आज भी शानी का है। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। वो वापस घर जा रहे थे जब इर्तज़ा ने कुछ निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। शानी ने बेयकीनी से देखा, क्योंकि उसके हाथ में तरक्की का टिकट था, जो कि आज ही रात का था। ये क्या है? शानी बेयकीनी से उसकी तरफ देखकर पूछने लगी। मैं मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता शानी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारी नफ़रत बर्दाश्त करूं। मैं तुम्हारे सामने जितना झुक सकता था झुक चुका हूँ। अगर अब मज़ीद झुका तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की और मेरे नसीब में माफ़ी नहीं है। अगर मेरे नसीब में तुम्हारी माफ़ी नहीं लिखी तो ठीक है, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँगा। इसके बाद तुम जिसके साथ शादी करना चाहो कर सकती हो। अब मैं मज़ीद तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। शानी बेयकीनी से उसे सुन रही थी। शानी, मैं अपनी मोहब्बत के सामने हार चुका हूँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ आज़ादी का। मैं अभी तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। तुम्हारा सामान मैं ड्राइवर के हाथों मंगवा चुका हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे यहाँ आने के बाद एक दिन तुम्हारे दोस्त तंजील ने मुझे फ़ोन किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ उसका भी गुनहगार हूँ। लेकिन तुम जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और इन 4 सालों में मेरे बगैर तुमने अजियत भरी ज़िंदगी गुजारी है। जानती हो, तुम्हारे दोस्त ने मेरी मिन्नतें की कि मैं तुम्हें यहाँ रोक लूँ, तुम्हें मना लूँ, तुम्हें खुशियाँ दूँ, सब कुछ ठीक कर दूँ। लेकिन शानी, मैं तुम्हारे दोस्त से किया हुआ वादा नहीं निभा सका। अरे मैं तुमसे माफ़ी मांगने में भी कामयाब ना हो सका। तुमसे मोहब्बत क्या मांगूंगा? इर्तिज़ा ने अपनी आंखों से नमी छुपाई और गाड़ी एयरपोर्ट के रास्ते पर डाल दी। शानी बेयकीनी से इन सड़कों को देख रही थी। तो क्या ये शख्स इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला था? उसके बचपन की मोहब्बत, उसकी ज़िद, उसकी अना कहाँ गई थी? क्या शानी की नफ़रत के सामने वो अपनी मोहब्बत हार गया? क्या वो उसके सामने हार चुका था? गाड़ी कब एयरपोर्ट के बाहर आके रुकी, शानी को पता भी ना चला। जब इर्तिज़ा ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। जाओ शानी, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से आज़ाद कर दूंगा। तुम्हारे तड़की पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हारा आज़ादनामा वहां तक पहुंचा दूंगा। बस आज की रात मुझे मेरी मोहब्बत का सोग मनाने देना। वो ड्राइवर के हाथों सामान लेकर उसके हाथ में थमाता वापस गाड़ी में बैठा और जन से गाड़ी स्टार्ट करके आंखों से ओझल हो गया। शानी न जाने कितनी ही देर उस सड़क को देखती रही जहाँ से अभी इर्तिज़ा की गाड़ी गई थी। तो इस शख्स ने एक बार फिर से उसे छोड़ दिया। मैम चले, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, पास खड़े मुलाजिम ने कहा। अपने टूटे हुए ख्वाबों को संभालूं कैसे, तुझको दुनिया की निगाहों से मैं छुपा लूं कैसे, अपने हाथों से दिया दिल का बुझा लूं कैसे, अपने हाथों से दिया दिल का बुझा लूं कैसे, मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है सैयां। आज फिर वही तन्हाई बंद अंधेरे कमरे में उसे डस रही थी। आज फिर उसे अंधेरे से वहशत नहीं हो रही थी। बेयकीनी वो इस
हृदय द्वार को देख रहा था। अभी कुछ देर पहले उस ड्रेसिंग टेबल के सामने उसकी शानी तैयार हो रही थी। वो जो कहता था कि एक बार उसके आ जाए उसे वापस नहीं जाने देगा। वो खुद उसे एयरपोर्ट छोड़ के आया था क्योंकि वो उसे मज़ीद अजियत नहीं दे सकता था। वो उससे मोहब्बत करता था, उसे ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकता था। वो उसे खुश देखना चाहता था और शानी ने अपनी खुशी की कीमत उससे जुदाई बताई थी। वो कब तक उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखता, कब तक ये रिश्ता निभाने पर मजबूर करता। शायद उसकी गलती काबिले माफ़ी नहीं थी। वो न जाने कितने ही सिगरेट फूंक चुका था जब अचानक कमरे में आकर किसी ने लाइट ऑन कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से से मुड़ा, लेकिन सामने कोई मुलाजिम नहीं खड़ा था। सामने उसकी दुश्मने जहाँ उसकी शानी अपनी आंखों में गुस्सा लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मेरी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई इर्तिज़ा? क्या मैं कोई कठपुतली हूँ जिसे आप चाहें अपना लेंगे और जब चाहें छोड़ देंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहाँ एयरपोर्ट पर अकेला छोड़ के आने की? मैंने आपको कह दिया, क्या मुझे आपके साथ नहीं रहना तो इस तरह से छोड़ देंगे मुझे? क्या लगा आपको मुझे इस तरह से अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो मैं चली जाऊँगी? सोचिएगा मत, कहीं नहीं जाऊँगी मैं। सुना आपने? कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं रहूँगी। ये मेरा कमरा है, इस पर मेरा हक है, ये मेरा घर है, मुझे कहीं यहाँ से नहीं निकाल सकता कोई भी। और आप, हाँ, आप मिस्टर इर्तिज़ा हैदर, आप भी मेरे हैं। आपने सोचा कि इससे मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ दूँगी? इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? ये थी आपकी मोहब्बत? अभी तो मैंने ठीक से तड़पाया तक नहीं था कि आप मुझे वहाँ छोड़ के आ गए। इतने तंग आ गए मुझसे इतनी आसानी से, तो मैं आपको छोड़ के जाऊँगी नहीं। सारी ज़िंदगी माफ़ी मांगेंगे आप मुझसे। जब मेरा दिल चाहेगा तब गुस्सा करूँगी, आपको तंग करूँगी, आप पे अपना हक जताऊँगी और माफ़ भी नहीं करूँगी। आप होते कौन हैं मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने वाले? क्यों छोड़ के आए मुझे एयरपोर्ट पर? मुसलसल उसके सीने पर मुक्के मारते बोल रही थी, जबकि इर्तिज़ा को 1 मिनट ही लगा उसकी बात का यकीन करने में कि उसकी शानी उसके वापस लौट आई है, और अगले ही लम्हे उसे बाजू से खींचकर अपने सीने में भेज लिया। आई लव यू शानी, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें पता है अगर आज तुम नहीं आती तो मैं मर जाता। शानी ने तड़प कर उसके होंठों पर अपना हाथ रखा। आप ऐसी बातें करते हैं इसीलिए तो मुझे अच्छे नहीं लगते। अब अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं वापस चली जाऊंगी। शानी ने 2 कदम का फासला बढ़ाकर कहा। जब इर्तिज़ा ने फासला ख़त्म करके एक बार फिर से अपने सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अब कभी भी नहीं, हमेशा मेरे साथ रहोगे। हम कभी अलग नहीं होंगे शानी। तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने आपको माफ़ नहीं किया इर्तिज़ा, आपने मुझे माफ़ करने पर मजबूर कर दिया। मैं आपकी मोहब्बत के सामने हार गई। मेरी नफ़रत आपकी मोहब्बत के सामने कुछ भी नहीं। मुझे माफ़ कर दे। मैंने ना जाने आपका दिल कितनी बार दुखाया, आपकी माफ़ी को कबूल नहीं किया। वो रोते रोते एक बार फिर से उसके सीने से आ लगी। इर्तिज़ा ने अपनी मताए जान को अपनी बाहों में भर लिया, और आज शानी ने अपनी इर्तिज़ा को तन्हाइयों के इन अंधेरों से बचा लिया, और अब एक खुशहाल ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर रही थी। तो ये था आज का नावल। होप सो कि आप लोगों को ये वाली एपिसोड, ये वाला नावल पसंद आया होगा। यकीन जानिए मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा नावल था। मतलब अरीशा के नावल्स मतलब अच्छे होते हैं, बट जो लॉन्ग नावल होते हैं वो बहुत बोर कर देते हैं। मतलब ठीक है, अच्छे हैं वो भी नावल्स, बट यार इतने लेंथी नहीं होने चाहिए ना, तो इतने ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़े जा सकते। तो मैंने शॉर्ट नावल्स ही उनके चूज़ किए हैं। होप सो कि आप लोगों को ये नावल भी पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक देना मुझे मत भूलिएगा। और हाँ, आप लोगों ने शायद पीछे स्पीकर की आवाज़ सुनी होगी, तो अज़ान नहीं हो रही थी, ये सहरी का टाइम था, तो वो सहरी के टाइम के लिए जो स्पीकर बोलते हैं वो उसके आवाज़ आ रही थी। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि अज़ान हो रही है, तो अज़ान का वक्त नहीं होता इस वक्त। अब तो रात को मैं कर रही हूँ ना, क्योंकि दिन टाइम रोज़ा होता है, तो रोज़े से मैं इज्तनाब करती हूँ कि रोज़े में ना ही करूँ ज़्यादा, क्योंकि गला सूख जाता है, पानी नहीं पी सकते ना, तो इसलिए तो फिर मैं रात को ही कर लेती हूँ। तो होप सो कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों ने मुझे अपना फीडबैक देना और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।